Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the question and answer session of units and measurement, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करेंगे। PYQ पिछले 10 साल के PYQ लेकर के आया हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जिन्हें है ना टफ क्वेश्चंस करने में मज़ा आता है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस, तो उनके लिए एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम लोग हॉट क्वेश्चंस भी बोलते हैं, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें कभी कभी क्वेश्चंस बाकी चैप्टर से भी मिला के आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया, आपको पता ही नहीं वो क्या होता है, ठीक है। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अभी स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें केवल यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स पता हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह सब जो भी 9th-10th के कॉन्सेप्ट पे जो चल जाएगा वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ पे 11th-12th के बाकी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे मैं उसे अभी अवॉइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आइडिया है नहीं। थोड़ा बहुत बताता हुआ चलूंगा मैं, तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। हो सकता है अगर मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं तो 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अदर चैप्टर से भी लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन हम लोगों का। और एक बात है ना, ये जो मेरा लेक्चर लेने का जो मोटिव होता है ना, वो एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप एग्जाम में ही हो, ठीक है, जस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जिस स्पीड से यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसी स्पीड से आपका भी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इससे पिछले वाला लेक्चर देख करके, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप इससे पहले मेरा वन शॉट लेक्चर देख करके आइए या किसी का भी लेक्चर देख करके आइए। मैंने डिटेल लेक्चर्स भी अपलोड किया है, वन शॉट लेक्चर भी अपलोड किया है, ठीक है। तो अगर आप वो सारे लेक्चर्स अच्छे से देख के आए हैं, सब चीज़ क्लियर है, तो जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उसी स्पीड से आप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम एग्जाम के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एकदम एग्जाम वाली फील लेकर के। आपके सामने स्क्रीन पे ये है मेरा पहला क्वेश्चन, पहला पेज क्वेश्चन से भरा हुआ है एकदम। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी की अभी सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, है ना, जूम कर लीजिए इसको थोड़ा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। स्टार्ट करें अब, चलिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। ये तीनों तो इसी तीनों पे डिपेंड करता है, केवल एसआई में सातों के सातों फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है, तो एसआई होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या, खुद लेंथ अपॉन ग्रेडियंट, मतलब लेंथ, ग्रेडियंट मतलब क्या, लेंथ से डिवाइड कर देना, तो लेंथ अपॉन लेंथ, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी बिकम्स डायमेंशनलेस and unitless too. The fundamental unit which has same power in the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity। हाँ, अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस लगा सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं, सरफेस टेंशन बता देते हैं, पहले ही पेज में क्वेश्चन स्किप कर दें तो फिर क्या मजा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है। अपॉन लेंथ करेंगे तो L1 तो L1 कट गया, ठीक है, तो लेंथ तो है नहीं, टाइम का T-2 यहाँ पे T होगा, तो केवल बचा मास। केवल सरफेस टेंशन का चेक किया, आंसर मुझे मिल गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी है ना एक फॉर्मूला होता है, और F इक्वल टू ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A/dV/dx, ठीक है। यहां से भी आप देखेंगे तो केवल मास आएगा, ठीक है, चेक कर लेना, हमें केवल इसी से पता चल गया कि केवल मास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर इज, 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻9 नैनोमीटर, यानी ये हो जाएगा 10⁻3, ऊपर जाएगा तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ दिस। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको किसी और से डिराइव कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वुड इज इतना ग्राम इन सीजीएस इन, हाँ यूनिट्स एमकेएस में निकालना है, ठीक है, सॉल्व करेंगे।
0.5 ग्राम, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इसको चेंज किस में करना है, एम के एस में यानी केजी में चेंज करना है, और ये मीटर क्यूब में लाना होगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। केजी को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, और इधर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, लिख दिया। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल के, सॉरी ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। तो आया इधर 0.5, उधर आया 10⁻3, नीचे आएगा 10⁻2 और इंटू 3 यानी 10⁻6। इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻3 यानी 5 इंटू 10⁻2 यानी 500 एम के एस में 500 आंसर, ठीक है। जिस स्पीड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना भी, उसी स्पीड से अगर आपने भी किया है या कर पा रहे हैं, देन ट्रस्ट मी यू आर एट द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। बहुत आगे हो आप, है ना। बाकी लोगों से कंपेयर मत करना बिल्कुल भी अपने को, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसी को अब m1/m2 L1/L2 T1/T2 जैसे करना है करो, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर सही आएगा, ठीक है। फिजिक्स में यही मजा है, क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स है ना जैसे तैसे, बस आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच करना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स, ये तो भैया काफ़ी लाइट ईयर में मेजर होना चाहिए। 1/3 भैया, दो ऑप्शन में है, यानी सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी ये और छोटा होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर, ये इन तीनों में सबसे बड़ा, यानी आई थिंक डी को अगर मैं माइक्रोन बोलूँ, क्योंकि ये 10⁻6 होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है, फर्मी 10⁻−15 होता है ना, 15 होता है, ठीक है, फर्मी। तो सबसे छोटा इसमें से क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 यानी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, पैरलैक्टिक सेकंड, ठीक है। बाकी सारे ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, अपने पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या होता है वो, ठीक है। आगे देखेंगे, पैरलैक्टिक सेकंड या पारसेक भी इसी को बोलते हैं, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट मिलीमीटर 10⁻3, फर्मी 10⁻15, सबसे छोटा तो यही है, फर्मी होगा आंसर। विच रिलेशन इज रॉन्ग, 1 कैलोरी में इतना होता है, सही है, 1 एंगस्ट्रॉम इतना होता है, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइंस होता है, ये तो 10⁵ डाइंस, यानी चौथा वाला गलत है, -5 लिखा हुआ है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वही पैरलैक्टिक सेकंड वाला वही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, आओ भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E = hf होता है, ठीक है। h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, f मेरा फ्रीक्वेंसी, E मेरा एनर्जी होता है, ठीक है। एनर्जी मतलब क्या, m1L2 T-2, ठीक है। और इसको एक बार फ्रीक्वेंसी से, आई मीन hf यानी f मतलब क्या, 1/t, t को उधर करेंगे तो m1L2 T-1 डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक है, यानी m1L2 यानी m1L2 कट कर देंगे तो ये 1/t ही आया, यानी फ्रीक्वेंसी ही आएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो लेना था, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था, प्लस ये भी पता होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर अभी आपसे ये नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी, जिन्हें पता थी बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लिए होंगे। यूनिट्स खत्म, अब डायमेंशंस पे आते हैं। व्हेन अ वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट डिस्टेंस x, अब इरेज कर देते हैं, टाइम एट टाइम t इज गिवन बाई इतना, y = दिस, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डायमेंशंस ऑफ b बाई c, dt माइनस cx, ये डायमेंशन लेस होंगे, है ना, bt -cx, ये डायमेंशन लेस होंगे, मतलब क्या, m0 L0 T0 होगा, ठीक है। डायमेंशन लेस साइन के साथ जो भी होता है उसका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है।
अब ए बी सी तो कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम मेरा टी है, एक्स मेरा डिस्टेंस होगा, बी अपॉन सी पूछा है, निकाल देते हैं। इसका मतलब कि बी टी भी डायमेंशन लेस होगा, यानी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो मेरा बी क्या हो जाएगा, ये चूंकि टी है तो ये टी माइनस वन होगा, किसी को कोई दिक्कत। बी मेरा टी माइनस वन, टी को उधर कर देंगे तो टी मेरा माइनस वन, टी का डायमेंशन मेरा ये आ गया, सी का भी आ जाएगा, सी एक्स मेरा क्या होगा, डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है, तो सी मेरा क्या आ जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो ये एल माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, बी अपॉन सी ही पूछ रहा है, बी अपॉन सी करेंगे तो वन अपॉन टी डिवाइडेड बाई वन अपॉन एल, यानी एल अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, यानी वेव वेलोसिटी का ये बी अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कैसे सॉल्व किया, दिखा यहाँ पे। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेव नंबर इज, वेव नंबर होता है वन अपॉन वेव लेंथ, तो एल का माइनस वन जहाँ पे दिखे, आई थिंक थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए ध्यान से, एम जीरो एल पे पावर माइनस वन है, टी भी जीरो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ये नहीं निकाल सकते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, इसमें कांस्टेंट है, नन ऑफ द अबव। ये पूरा पेज सॉल्व हो गया है, ठीक है, आप लोग चाहें तो आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें अब हम लोग, ठीक है, आगे देखेंगे। जिस स्पीड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी स्पीड से करना है, ठीक है, ये नहीं कि धीरे धीरे लगे हुए हैं, ठीक है। और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आए अपने, ठीक है। यहाँ पे मैं इतने धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, ठीक है, एकदम एग्जाम वाली फील लेने आए हैं हम लोग, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, टॉपर्स कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एकदम ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है, इस स्पीड से, इस तरीके से, ट्रस्ट मी यू आर द टॉपर, और अगर नहीं हो तो बनोगे, ठीक है, भरोसा रखो अपने आप पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन किसके पास नहीं होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, वेट तो फोर्स ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई थिंक पोटेंशियल ग्रेडियंट फोर्स का डायमेंशन नहीं होता, एनर्जी ग्रेडियंट तो हो जाएगा, एनर्जी ग्रेडियंट, हाँ, एनर्जी, एनर्जी फोर्स इनटू टाइम होता है, वर्क एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, सॉरी सॉरी सॉरी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो ग्रेडियंट बोल रहा है तो डिवाइड कर देंगे एल से, तो फोर्स ये भी आ गया, ये भी आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम अपॉन टी, ये भी फोर्स का ही डायमेंशन होता है, यानी पहला ऑप्शन होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो नहीं होता, वेट फोर्स होता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ेंगे, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ठीक है, मे बी करेक्ट लिखा है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, हाँ ये भी ठीक है, करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट भी हो सकता है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट नहीं भैया, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, हाँ, डायमेंशनली अगर वो गलत है तो फिर वो गलत होगा ही होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिर वो करेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है, फिजिकली भी नहीं हो सकता, थर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, अरे भैया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, यूनिट्स तो होता है, मे हैव अ यूनिट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट बोल नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट तो बोल ही नहीं सकते भैया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट तो करती हैं दुनिया में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट तो करती हैं, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा, डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि नॉन जीरो डायमेंशन कभी नहीं होगा, ठीक है, वर्ड अंग्रेजी से खेलना है यहाँ पे, ठीक है। नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन मीन्स क्या, इट ऑलवेज हैज अ जीरो डायमेंशन, इसका मतलब यही हो गया कि हमेशा जीरो डायमेंशन होगा, यानी डायमेंशनलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड, सही बात है, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, ये भी सही बात है, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी,
इनकरेक्ट पूछा है ना। चौथा देख लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेस क्वांटिटी में, भाई उसी में करते ही है डायमेंशनल फार्मूला, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, गलत है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी, का है नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला ही इनकरेक्ट है, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। अरे भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी बेस क्वांटिटी में उसका डायमेंशन जीरो कभी भी ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 20 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ें। जस्ट अ मिनट, देखें भैया इस समय कौन बेचैन है। खैर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिजिकल क्वांटिटीज of which one is a vector and the other is a scalar having the same dimensional formula। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका किसका होता है? वर्क और एनर्जी का तो होता है, लेकिन दोनों स्केलर होती हैं। टॉर्क, टॉर्क होता है एफ इंटू आर, हाँ ये टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ये तो वेक्टर में भी सिखा रखा है। वर्क भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दो एक वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया, दोनों का डायमेंशन भी सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय दिस वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड वी इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ के इज। साइन के अंदर का जो भी होता है डायमेंशन लेस होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स बाई वी माइनस के, यानी ये डायमेंशन लेस, यानी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है, डायमेंशन लेस हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। डायमेंशन लेस मतलब ये भी डायमेंशन लेस, प्लस माइनस फॉर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, तो एक्स बाई भी डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। अब x मेरा क्या होता है, लेंथ, ये वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन, तो l से l कैंसिल, इसको कर देंगे डायमेंशन लेस, यानी m जीरो एल जीरो टी जीरो, तो यानी ये कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा तो केवल बचेगा t, यानी इधर बचा केवल t, तो मेरा k भी क्या हो जाएगा, केवल टाइम होगा, ये केवल टाइम बचा तो ये भी केवल टाइम होगा, ठीक है, टाइम, यानी डायमेंशन ऑफ k क्या होगा, टाइम होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, the time dependence of a physical quantity P is given by this where alpha is a constant and T is time, the constant alpha is। The time dependence of a physical quantity P is given by P equal to, ठीक है, where alpha is a constant, यानी ये सारी चीज़ें भी डायमेंशनलेस, यानी अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस मतलब m जीरो एल जीरो टी जीरो होगा। अल्फा एक कांस्टेंट है तो बात ही खत्म, तो ये केवल बचेगा t माइनस टू इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सॉरी टी टू ना, माइनस टू नहीं, टी पे पावर टू है, ठीक है। और ये अल्फा, तो डायमेंशनलेस होने के लिए क्या, मेरा अल्फा टी पे पावर माइनस टू होना चाहिए, टी पे पावर माइनस टू हैज डायमेंशन टी पे पावर माइनस टू, सेकेंड ऑप्शन 23 का सेकेंड। आई होप ये भी क्लियर होगा, कॉमन सेंस की बात है ना, अल्फा को इससे टी इंटू टू से मल्टीप्लाई कीजिए तभी तो ये टी पे पावर जीरो आएगा, टी पे पावर जीरो लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा टी पे पावर माइनस टू होगा, तभी डायमेंशनलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर होता है लीनियर वेलोसिटी यानी v, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा v अपॉन आर, v होगा एल टी माइनस वन अपॉन आर, यानी टी माइनस वन अपॉन आर, एल से एल कैंसिल, केवल टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, फर्स्ट वाला। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एम जीरो एल जीरो और टी पे पावर माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ें अब, चलिए। A force F is given by this where t is time, the dimensions of A and B are। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, फोर्स मेरा कैसे दिया हुआ है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे डायमेंशंस ऑफ ए और बी पूछा है, टी मेरा टाइम है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम वन एल वन टी माइनस टू इक्वल टू, ठीक है, वेयर टी इज टाइम, द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी का डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है, निकाल देते हैं।
ए का तो निकालना ही है। टी मेरा क्या होता है, ये डायमेंशन अगर मैं लिखूं प्लस बी टी का स्क्वायर तो टी 2 लिखूंगा, ठीक है। ये दोनों बराबर है ना, यानी ए डॉट टी क्या हो जाएगा, m1 L1 t-2 हो जाएगा। तो मेरा ए का डायमेंशन कितना आएगा, टी उधर माइनस यानी टी पे पावर -3, पहला वाला ही ऑप्शन है। m1 L1 t उधर जाएगा तो ए मेरा -3 और ए पहला वाले में ही है केवल -3, यानी पहला वाला ऑप्शन बी चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। तो वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई इतना, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स डायमेंशंस, ये तो है ना, मैंने प्रैक्टिस कराते समय भी सेम क्वेश्चन करा रखा है। यहाँ पे भी सॉल्व करके देख लीजिए कैसे करेंगे सॉल्व। v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है, ठीक है। v मेरा क्या है, वेलोसिटी, यानी एल टी -1 यही होगा ए टी का भी डायमेंशन। तो t इधर करेंगे तो एल टी -2 यानी एक्सेलरेशन आएगा। एल टी -2 किस में है, ये पहला ही ऑप्शन तो है केवल, हाँ पहला ऑप्शन। ए का तो यही आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 26 का भी फर्स्ट। आई होप ऑप्शंस ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा, पहला ही मैच कर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस, सिमिलर डायमेंशंस किसके किसके नहीं होते। ये सवाल आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको टेंशन सरफेस टेंशन नहीं पता, ये दोनों के तो नहीं होते। स्ट्रेस और प्रेशर भी नहीं पता, प्लैंक्स प्रेशर पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, एंगल और स्ट्रेन वगैरह भी नहीं पता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप खैर रहने ही दो, ठीक है। हालांकि इसका आंसर पूछा है डज नॉट हैव ना, टेंशन और सरफेस टेंशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टेंशन होता है फोर्स, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो दोनों की डायमेंशन अलग अलग होंगी, तो इसका आंसर पहला होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये आपसे नहीं होगा। द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी m L2 t-2, जस्ट वर्क वाला ही, यानी 28 का 3 होगा। डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, यानी डायमेंशन लेस। तो सेकंड पेज भी क्लियर है आई होप, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ें, सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चन में मैंने क्रॉस लगाया है वो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना है अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हों तो, क्योंकि उसके लिए बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, बाकी फिजिक्स भी आनी चाहिए। तो जब हम लोग एक बार पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। आप भी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, इसको भी आप रहने दो, छोड़ो, मैं भी नहीं करता, तनाव बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, तो है ना। द डायमेंशंस ऑफ ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं करना है। द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कर दो यार, नाइन्थ में पढ़ा पढ़ा होगा आपने, ये वाला फॉर्मूला इससे आएगा, ठीक है। हालांकि आंसर इसका आई थिंक फोर्थ है, एम पे पावर -1 आता है, निकाल लेते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2/r² आता है, तो G इक्वल टू आएगा F r² अपॉन m1 अपॉन m2। F होता है मेरा m1 L1 t-2 मास इंटू एक्सलेशन इंटू L2 अपॉन m2। तो m पे पावर -1, L की पावर 3, t का पावर -2, कहाँ गया, हाँ -1 L की पावर 3, t का पावर -2, फोर्थ ऑप्शन। तो डायमेंशंस ऑफ इतना वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी, ये भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, छोड़ दो, नहीं करना है। इफ डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, अगर ए और बी डिफरेंट है तो वैलिड कौन सा है, पहला वाला ही। डिवाइड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ये तो डायमेंशन लेस ही होता है, तो बात ही खत्म। तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS ऑफ यूनिट्स इतना, in CGS system of units is this, in a system of units in which unit of length is इतना, unit of mass is इतना, the value of density of material will be। सॉल्व करते हैं वही वाला फॉर्मूला। N2 क्या होता है, N1 अपॉन M1 अपॉन M2। CGS में दिया हुआ है अभी, CGS में मास किस में, ग्राम में, ठीक है। अपॉन चाहिए किस में, 100 ग्राम में। फॉर्मूला पहले लिख दूं मैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना, तो बहुत लोगों को तो क्लिक नहीं करता है पहली पहली बार में। N2 इक्वल टू होता है N1 इधर M1 अपॉन M2 मास वाला, डायमेंशन कुछ जो भी हो, ठीक है। क्या है ये, डेंसिटी है, डेंसिटी वाला डायमेंशन आएगा।
फिर आता है L1/L2, ये B, फिर आता है T1/T2, ये आता है C। ठीक है, ABC क्या है? डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी mL/-3। ठीक है, T का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। N2 निकालना है, N1 दिया हुआ है 4, अभी ग्राम में है, चेंज किस में करना है? 100 ग्राम में। ठीक है, मास वाले पे तो 1 है। L1 कितना है? सेंटीमीटर। निकालना किस में है? 10 सेंटीमीटर वाले में। इस पे -3। टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वॉल्यूम है तो टाइम का तो कोई मतलब नहीं, टाइम छोड़ दो। N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 4, ये 10⁻⁻2, और ये 10⁻⁻3, सॉरी +3, 1/10 है, हाँ 10⁻3 हो जाएगा। तो आई थिंक 40 आएगा आंसर। 40, थर्ड वाला। 40 विल बी द आंसर। क्लियर है कैसे सॉल्व किया? बिल्कुल अच्छे से दिखा है ना, समझ में आई सारी चीज़ें? बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, आप तो एकदम नेक्स्ट लेवल इंसान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब एरर्स पे आ जाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत खेल लिया, आई थिंक आधा घंटा हो भी क्या होगा, 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने। अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई इतना, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इज इतना, द परसेंटेज एरर इन एक्स वुड बी, अरे यार x equal to this, the percentage error in measurement of m, l and t is this। ठीक है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है यार, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा? a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा और गामा इंटू सी, परसेंटेज के फॉर्म में। 36 का फर्स्ट जो भी एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो पता है ना, ये फॉर्मूला वगैरह है ना, सिखा रखा है। जो भी एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे x इक्वल टू क्या था? m पे पावर l, सॉरी m पे पावर a, l पे पावर b और t पे पावर c है। ठीक है, परसेंटेज एरर सबका दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन x पूछ रहा है, यानी डेल्टा x बाई x इंटू 100 पूछ रहा है। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या क्या है? डेल्टा m/m इंटू 100 दिया हुआ है, बस इसी के साथ इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर बाद में सबको ऐड करते जाते हैं। तो ये तो दिया हुआ है परसेंटेज अल्फा, जो भी एक्सपोनेंट है a, तो a इंटू अल्फा, फिर b बीटा, फिर गामा c। आंसर। द एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज a, b एंड c एंड x इज कैलकुलेटेड बाय दिस इफ द परसेंटेज एरर इन a। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यही फॉर्मूला लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। x मेरा क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है ab² / c³, यही है, यही है। इफ द परसेंटेज एरर इन a 1%, इस पे एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 का 1। b कितना है? 3, इस पे एक्सपोनेंट 3 दूनी 6, 1 7, ये कितना है? 2, 2 दूनी 6, 7, 6, 13% का प्लस माइनस का एरर आएगा। कैसे निकाला? क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? कैसे निकाला? ए का एरर कितना है? 1%। बी कितना था? 3% प्लस माइनस के साथ है। सी कितना है? 2%। सबके साथ इसका एक्सपोनेंट ही तो मल्टीप्लाई किया, इसको 1, तो ये मेरा 1%, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 6%, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी आया 6%, तीनों को जोड़ दिया 13% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस। जीरो एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है, रैंडम होता है? रैंडम नहीं होता, सिस्टमेटिक होता है। हमें पता है जीरो जीरो एरर क्यों है, कॉजेस पता है ना। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, पता होता है, उसको ठीक भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर्स वो होते हैं जिनका कॉज आपको पता ही नहीं है, और क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अता पता नहीं लग रहा, तो रैंडम एरर है। ठीक है, लेकिन कॉज आपको पता है तो वो सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, एरर का कॉज पता होना चाहिए। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम इतना, गिवन दैट फ्रैक्शनल एरर्स इन टी एंड एल इज ±x ±y। देखेंगे अब यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर इन जी पूछा है। t इक्वल्स टू होता है 2π का, तो मतलब ही नहीं है, √L/g। g निकालना है, यानी t² इक्वल टू L/g, यानी g इक्वल टू हो जाएगा L/t²। ठीक है, गिवन दैट फ्रैक्शनल एरर इन t, t कितना है? x, तो यानी 2x
प्लस एल में कितना है वानी 2x प्लस वाई वाला, यानी थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 2x प्लस वाई। अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल मीटर इंक्रीजेज इन लेंथ बाई 2% व्हेन हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन अ स्क्वायर कॉपर शीट, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4% से बढ़ेगा, खत्म। अब इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड इतना वाट ड्रॉप्स बाई 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इक्वल टू वी आई, 10वीं क्लास में पढ़ा है ना इलेक्ट्रिसिटी में, P इक्वल टू वी आई। अब देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब ड्रॉप्स 2.5%, इसको ड्रॉप कर दिया, पावर कितना ड्रॉप करेगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे देखो, है कुछ लोगों से गलती क्या होती है, P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल परफेक्ट, दोनों पे रिलेशन 1 1 का, यानी 2.5% ये घटा तो ये भी 2.5% घटेगा, आंसर सीधे चौथा टिक करेंगे, गलत। अगर आप ये चेंज कर रहे हो, वोल्टेज मेरा घटा है ना, वोल्टेज 2.5% डाउन हुआ है, तो आप इसको कांस्टेंट मान रहे हो तो ना ये रिलेशन सही है। जब मेरा वोल्टेज घटा है तो करंट भी घटता है, जब वोल्टेज घटता है तो करंट भी घट जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई को तो हटा देंगे, वी लाएंगे केवल, तो P इक्वल टू क्या, वी आई के बदले V बाई आर, यानी P इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे R मेरा कांस्टेंट है और P और V के बीच में रिलेशन देखेंगे। वोल्टेज अगर मेरा 2.5% घटा है तो P कितना घटेगा, 2V, कैसे, तो यानी 5% का चेंज आएगा, डिक्रीज आएगा, जो भी आएगा। जब भी आपस में रिलेशन देखना हो ना, तो कोई एक चीज कांस्टेंट होगी तभी बाकी दो में देखना, ये अक्सर गलती हो जाती है। P ठीक है, ये यहाँ पे भी वेरी कर रहा है, आई भी वेरी कर रहा है, निकाल नहीं सकते आप, कंपेयर नहीं कर सकते, एक को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा तब कंपेयर करना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इज इतना वेयर भी इज इतना, व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। आओ भैया निकालना पड़ेगा इसे तो, ठीक है, चलिए। रेजिस्टेंस V बाई आई दिया है तो ये तो 10 होगा। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, केवल एरर पूछा है, अरे भैया ये इसमें कितना 5 का एरर है, यानी 5/100, यानी 5% का एरर यहाँ पे है, 5%। यहाँ पे कितने का एरर आएगा, 0.2/10 इंटू 107% का एरर आएगा। केवल एरर पूछा था, ठीक है, तो उतना है ना, क्यों ही सोचेंगे, ठीक है, सीधे एरर निकालेंगे, 7% आएगा आंसर। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आ गई ये बातें, ठीक है। 7% एरर, एरर कैसे, केवल एरर का परसेंटेज, एरर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा 5%, यहाँ पे आएगा 2% कर लो, प्लस करेंगे तो 0.2 अपॉन ट्रू वैल्यू 10 इंटू 100, ये पॉइंट हटाए यहाँ पे 10, ये 100 से 100, ये 5%, ये 2%, तो 7% का आंसर। इफ एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 4%, द एरर इन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वुड बी 4%, जो है सो ही, क्योंकि दोनों का रिलेशन एकदम 1 1 होता है, ठीक है। लाइन खींचेंगे ग्राफिकली तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर मेजर टू भी इतना, द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 4.23 घटाएंगे, छोड़ो यार, इसको ऐड करते हैं ना 0.02 और घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.23 है, 3.89 है, ये गया 4, ये गया 3, 0.34 वाला, और ये पहला ऑप्शन आई थिंक, ठीक है, 44 का फर्स्ट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मैच करना है, जैसे ही थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ ऑप्शन मैच करके देखना है, अगर मैच कर गया तो सीधे आंसर, ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर इतना एंड इतना, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट about to its diameter, moment of inertia
आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल्स टू होता है MR², ठीक है। परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना आया है, 2%, यानी 2×4%, सॉरी इन रेडियस का 2% है ना, हाँ तो ठीक है, ये 4%, और मास का 1% यानी 5% का एरर आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 5% का एरर, ठीक है। द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस सर्किट, करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोन, सही बात है। इफ द एरर इज मेजरिंग above इज इतना, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरिंग हीट विल बी, 10वीं क्लास में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, क्या होता है वो, है ना, H=I²RT होता है, I²RT होता है, ठीक है। डिपेंड इसी पे, करंट पे कर रहा है, रेजिस्टेंस पे कर रहा है, टाइम पे कर रहा है, क्या बात है। रेजिस्टेंस पे कितना कर रहा है, 1%, तो 1%। करंट पे कितना है, कर रहा है 2 यानी 4%, है ना, 2 दूनी 4, प्लस टाइम पे कितना कर रहा है 1, 4 5 1 6% आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है भैया, यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज इतना, हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², मास वाला कितना है, 2 2, तो 3 दूनी 6, 2 8% आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एकदम, वाइल मेजरिंग, एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। वाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अ सिंपल पेंडुलम, ए स्टूडेंट मेक्स अ पॉजिटिव एरर इतना in the length of the pendulum and a negative error of 3% इतना in the length, his percentage error in the measurement of the G, वो वाला फॉर्मूला कहाँ गया, अभी मैंने जो कराया था ना, ये यही फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, ये जो है ना T=2π√L/G, वही यहाँ पे लगाएंगे, T=2π√L/G, ड्यू टू ग्रेविटी। पूछा किस में एरर है, जी में, तो जी का कितना आया था मेरा, L/T² आएगा, ठीक है, कर लेना आप, G=L/T² आएगा, ठीक है। पॉजिटिव एरर ऑफ 1% इन लेंथ, तो 1%, प्लस टाइम वाले में कितना किया, 3 दूनी 6 1 7%, खत्म, 7% आंसर आएगा इसका, ठीक है। वहां से वो निकाला सीधे आंसर। द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द प्लेट इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो मेरा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स में एरर कितना है, फोर्स में तो 4% का एरर है, ठीक है, प्लस लेंथ में इतना है, तो लेंथ, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, यानी फिर से 4%, यानी 4 4 8% का एरर। किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ क्यूब इज इतना, द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, द एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ क्यूब इज, प्लस का 1%, द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी अबाउट, प्लस माइनस का 3%, वॉल्यूम क्या होता है, एल का क्यूब, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस का 3%, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कॉपर स्फीयर इज हीटेड द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन, वॉल्यूम में होगा क्योंकि सबसे ये 3 पे जाएगा, तो 3 × होगा जो भी एरर होगा। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द रिलेशन इतना, सही बात है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, सॉल्व करो भैया, ठीक है। रो पे कितना है, 1%, प्लस एल पे कितना है, 2%, प्लस आर पे कितना है, 3%, 3 दूनी 6 6 2 8 1 9% का एरर, आई मीन हाँ 9% का एरर। किस किस को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, 9% का एरर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें तो एक ही है, उसमें तो 3 है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 है भैया,
ये इसमें सबसे ज़्यादा है, पॉइंट है तो सारे काउंट होंगे, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाई दिस द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के एल एम एन आर। क्या बात है, के का 1 है यानी 3%, उस पर एक्सपोनेंट 3 है तो 3% प्लस एल मेरा कितना है, 2 2 दूनी 4% प्लस एम मेरा कितना है 3%, तो 4 3 7 3 10% हो गया प्लस, और ये कितना है 4 है तो उसका आधा 2 यानी 10 2 12% का आंसर। खत्म। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है बस उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट की। ठीक है, आइए, लगभग 1 घंटे हो भी गए होंगे, खैर कोई बात नहीं। इन अ वर्नियर कैलिपर एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1, यानी NVSD इक्वल टू है n-1 MSD के, इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 mm, यानी 1 MSD की वैल्यू 1 mm है। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, यहाँ पे 1 VSD कितना आएगा पहले, n-1 अपॉन n MSD आएगा। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD के बदले लिखेंगे n-1 अपॉन n VSD, सॉरी MSD ना, MSD। ठीक है, यहाँ से MSD कॉमन लेंगे। अब MSD को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो 1 माइनस n-1 अपॉन n। ठीक है, 1 MSD की वैल्यू 1 mm है ही। ठीक है, इधर n, ये माइनस n, वो प्लस 1, इधर भी बाई n, तो n n कैंसिल यानी 1 बाई n, 1 बाई n। अरे अरे ये मिलीमीटर आया ना, वही मैं सोचूं कि ऑप्शन कहाँ नहीं मैच कर रहा है। सेंटीमीटर में पूछा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/10 n सेंटीमीटर, यानी थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा है, इन सेंटीमीटर शुड भी, वही हम बोले कि यार आंसर कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, खैर चलिए। A vernier caliper has 20 divisions on the vernier scale, which coincide with 19 divisions on the main scale. The least count of the instrument is 0.1 mm. The main scale divisions are of. क्या बात है, क्वेश्चंस देखेंगे। 20 VSD, 20 VSD बराबर 19 MSD। ठीक है, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 19/20 MSD। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1 mm, 0.1 mm दिया हुआ है। 1 MSD माइनस 19/20 MSD करेंगे। ठीक है, यहाँ से 0.1 mm MSD को लिया कॉमन, तो ये आएगा 1 माइनस 19/20, यानी ये आ जाएगा केवल 1/20, तो MSD आएगा 0.2 mm। सॉरी 1/20 है ना, तो 2 mm उधर मल्टीप्लाई होकर के 2 mm आएगा। ठीक है, 2 mm विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इफ 10 डिविजन्स ऑफ, है ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ठीक है, देखेंगे सवाल। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 centimeter on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. 10 divisions equal to 1 centimeter. तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, मेरा 1 MSD पता चल गया। इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी 10 VSD इक्वल टू कितना, 8 MSD, 8 MSD। तो 1 VSD बराबर कितना, 8/10 MSD। ठीक है, MSD की वैल्यू 1/10 है, यानी 8/10 इंटू 1/10, ये 1 VSD की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, यानी 0.08, ये मेरा 0.1 सेंटीमीटर था, ये 0.08 सेंटीमीटर आ गया। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, घटा देंगे दोनों को, घटा देंगे तो 0.1 था, इसको घटाया 0.08, घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा 0.02 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट आएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा सारा चीज़ इसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अब। अ स्टूडेंट मेजर्ड द diameter of a wire using a screw gauge with least count इतना सेंटीमीटर and listed the measurement. The correct measurement is, लीस्ट काउंट उसका इतना है, यानी इतना ही तक मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट ये है 0.001, यानी डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर कर सकता है। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ही मेजर कर सकता है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब ये और ये कर सकता है और करेक्ट पूछा है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होती है वही सबसे ज़्यादा करेक्ट भी होती है। सबसे ज़्यादा प्रिसाइज ये है, तो आई थिंक 58 का थर्ड आंसर, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज 1 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी, क्विक। कर लिया पहला, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। यार इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब बोरिंग टाइप के सवाल हैं ये बिल्कुल। फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। लो भैया, फोर्स क्या होता है, m1l1t-2 होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर वेलोसिटी क्या होता है, lt-1 होता है, और टाइम को लिया है। ठीक है, इस पे कुछ डायमेंशंस A B C मान लेते हैं। लाना क्या है, मास लाना है हमें, केवल केवल मास लाना है। क्या बात है, यानी यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो m पे पावर A आएगा, यानी A की वैल्यू 1 आ गई, यानी फोर्स पे जो होगा A की वैल्यू 1 आ गई। अरे यार, तीनों पे 1 है, खैर A की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से पता चल रहा है दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू 1। B की वैल्यू निकालेंगे तो B की वैल्यू कैसे आएगी, L की पावर A, फिर यहाँ पे L की पावर B भी है तो प्लस B इक्वल टू 0, यानी A मेरा 1 है तो यहाँ से B मेरा -1 आएगा, यानी अरे यार फिर से मतलब C भी निकालना ही पड़ेगा, चलो निकालते हैं। T इक्वल्स टू -2A, यहाँ से -B प्लस C इक्वल टू 0, -2 B मेरा ये +1 प्लस C इक्वल टू 0, ये -1। इसको सॉल्व कर देंगे तो -2 ये -1, तो C उधर जाएगा, आई मीन 1 उधर जाएगा, तो C मेरा प्लस का 1, यानी केवल बीच वाला माइनस, बाकी दोनों प्लस, और सब पे 1 1 है, 1 -1 1, यानी फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, फोर्स मतलब क्या, m मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अपॉन L1 कर देंगे, यानी केवल चाहिए m1 और t-2 चाहिए, L तो ख़त्म। ठीक है, केवल हमें ये चाहिए, क्या, m1 और t-2 चाहिए। किन से चाहिए, एनर्जी से चाहिए। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी m1l2t-2। ठीक है, वेलोसिटी से चाहिए, यानी L t-1 से चाहिए, और टाइम से भी चाहिए, यानी टाइम। सब पे क्या, A B और C मान लिया। ठीक है, A मेरा 1 आएगा, यहाँ से दिख रहा है A मेरा 1, केवल एक ही ऑप्शन हटा यार, खैर कोई बात नहीं। B निकालेंगे अब, B कैसे, L की पावर यहाँ पे 2A प्लस वहाँ पे B, यहाँ पे तो L है ही नहीं, यानी इक्वल 2A प्लस B इक्वल टू 0,
क्योंकि यहाँ पे भी L नहीं है, A मेरा 1 है, तो 2 प्लस बी यानी B मेरा -2। यार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब T निकालना पड़ेगा, B मेरा कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज B मेरा -2। ठीक है, B मेरा -2, B मेरा -2 है, A मेरा 1 है, तो C कितना आएगा, C निकालेंगे T पे पावर -2A, यहाँ पे -B प्लस C इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2, अरे 0 नहीं ना, -2, T पे पावर इधर -2 है, -2 के बराबर आना चाहिए, तो इधर -2, B मेरा +2 प्लस C, यानी C मेरा -2 आएगा, यानी आई होप सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। किस किस को क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ें अब। ठीक है, आगे देखेंगे। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, अरे यार ये क्वेश्चन भी तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको ईटा का फिर डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि ML-1 T-1 होता है। ठीक है, ईटा का मैं बता दूं, अगर ईटा का होता है डायमेंशनल फार्मूला M1L-1 T-1, बाकी रो डेंसिटी आर तो मेरा ये है ही, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड छोड़ दो, ये क्वेश्चन मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको फिर क्या क्रिटिकल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला चाहिए होगा, आई मीन क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, वो भी होता है, उसका फॉर्मूला भी बता ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स, मतलब एक कांस्टेंट होता है Rn, फिर ये हुआ ईटा आपका, अपॉन में होता है रो इनटू डी, यानी 2r है जो भी होता है। ठीक है, तो मेरा ईटा वाला तो ऊपर आएगा, यानी उस पर पावर 1, एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, बाकी वाई पे भी पावर -1, आर पे भी पावर -1, यानी 1 -1 -1 ऐसे। ठीक है, इसके लिए आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी, जिन्हें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, तभी होगा। नेक्स्ट सवाल, इसके लिए भी आपको एच पता होना चाहिए, जी पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन करा भी रखा है, ये वाला प्रैक्टिस में कैसे कराया था देखेंगे ध्यान से। अगेन देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का पहले चाहिए होगा ना, E इक्वल्स टू क्या होता है, HF होता है। ठीक है, E मेरा क्या होता है, M1L2T-2। ठीक है, इक्वल टू H/T, T उधर जाएगा तो H मेरा आएगा M1L2T-1। ठीक है, H मेरा ये आ गया। G कितना आता है, G मेरा आता है इधर, G का कहीं निकाला था ना, थोड़ा यार उतना चेक करेंगे, G का निकाल लेते हैं। G कितना आता है, FR² अपॉन M है ना, तो F मेरा होता है M1, ये होता है L3 हो जाएगा, ये मेरा T पे पावर -2, यानी M की पावर -1, L की पावर 3, T का पावर -2। ठीक है, H और G पता चल गया, ये मेरा H, ये मेरा G। ठीक है, निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, हमें केवल लेंथ चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको इधर इरेज करते हैं। ठीक है, दिमाग क्या लगाएंगे देखेंगे ध्यान से, हमें केवल लेंथ चाहिए फॉर्मूले में। ठीक है, और C क्या होता है, C तो LT पे पावर -1 होता है। ठीक है, हमें केवल लेंथ चाहिए, लेंथ चाहने का मतलब है कि मेरा H ये रहा और G ये रहा। H कितना है, H मेरा है M1L2 T पे पावर -1, G मेरा कितना है, M पे पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। हमें केवल L चाहिए, यानी M को भी 0 करना है, T को भी 0 करना है। ध्यान से देखेंगे, हमें केवल L चाहिए, M को भी 0 करना है, T को भी 0 करना है। पहले M को 0 करते हैं, कैसे होगा 0, ये तभी होगा जब H और G मल्टीप्लाई करें। किस किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, H और G, ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा, हो सकता है ये दोनों, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों ऑप्शन खत्म। समझ में आ गई बात, H और G मल्टीप्लाई होने चाहिए तभी पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करेंगे H और G को, करेंगे तो M तो खत्म, L की पावर 5, T की पावर -3। ठीक है,
इसका अंडर रूट है, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कर देंगे तो l की पावर 5/2, t की पावर माइनस का 3/2। डिवाइड किससे करना है? c से। अगर c की पावर इसको भी मैं क्या 5/2 कर दूं तो l तो खत्म ही हो जाएगा। हमें खत्म किसे करना है? t को, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड विल बी द आंसर। हमें l को बचाना है, खत्म t को करना है। ठीक है, तो t पे क्या था? t पे करेंगे तो इसको 3/2 से करेंगे तो यही आ जाएगा -3/2, तो है ना मेरा t खत्म हो जाएगा, तो आंसर विल बी थर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना, ये भी छोड़ दो, अभी तो क्वेश्चंस ये नहीं होंगे, ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी, है ना, हमें मतलब मैंने अभी तक आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं पढ़ाया है, झूठ मूठ का मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, पूरा बोर्ड भरेगा, टाइम जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 2017 का सवाल बाद में कभी करेंगे, बाद में कभी मतलब जब पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे 12th क्लास की भी, तो एक बार फिर से मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, सबके डायमेंशनल वगैरह बताऊंगा, ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट इतना सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट इतना है, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। 1 सेकेंड, ये सेंटीमीटर में है, लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग मेरी 5 मिलीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में कर देते हैं, यानी 0.5 सेंटीमीटर है। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन्स, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, यानी 25 इंटू 0.001, यानी ये हो जाएगा 0.025, क्या है ये, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। एरर भी है, वाह, एरर भी है, कितना? माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, यानी रीडिंग डायमीटर चाहिए। MSR प्लस CSR करेंगे तो 0.525, और एरर को भी माइनस करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 0.004, यानी 0.529 सेंटीमीटर में, 0.529 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ें, चलिए। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर इतना, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट X, A का 2 है तो 2 प्लस B का हाफ है तो हाफ, प्लस ये भी हाफ, और 4×3 12, 12 13 14, तो 16% का आंसर आएगा। ठीक है, एकदम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी आपसे नहीं होगा, हालांकि इसका आंसर होता है ये, है ना, ये आंसर होता है, लेकिन अभी छोड़ दो, पता नहीं थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, तो छोड़ ही देते हैं। इसका भी आंसर बता दूं, आंसर बता देते हैं हम। ठीक है, पूछा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन इतना कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इतना, इफ c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, g इतना, e एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो वही मेरा वाला स्ट्रेटजी लगाते हैं, आई थिंक चौथा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बाद में आप चेक कर लेना, नीट 2017 का सवाल है, आई थिंक चौथा ऑप्शन भी होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं चौथा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 1/c² है, तो ये 1/2 भी है ना, ठीक है, साथ में जी भी है, जी का मेरा ये दिया ही हुआ है। ठीक है, हाँ चौथा ही जाएगा, चौथा ऑप्शन ही होगा इसका। ठीक है, इसका भी चौथा होगा। ठीक है, हालांकि इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस मैंने नहीं किया है, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, मैं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर, n डिवीजन्स 1 सेंटीमीटर में, तो 1 MSD मेन स्केल ही है ना, तो 1 MSD कितना हो जाएगा, 1/n के बराबर। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल यानी n VSD कोइंसाइड करता है किसके साथ, n-1 MSD के साथ, MSD के साथ, ठीक है। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, n-1 अपॉन n, ठीक है। MSD की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन n कर देते हैं, ठीक है। 1 VSD की वैल्यू 1 MSD की वैल्यू वो, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये n-1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। पूछा क्या है, लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD यानी 1 बाई n माइनस n-1 अपॉन n स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो n स्क्वायर इधर आएगा n-n प्लस 1 यानी 1 बाई n स्क्वायर, सेंटीमीटर ही है ना, 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। इस स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भैया PYQ के, ठीक है एकदम। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। नीट 2020 का सवाल देखेंगे ध्यान से। टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस इतना। तो घटाने पर दशमलव के बाद 2 डिजिट तक आंसर आना चाहिए। थर्ड विल बी द आंसर, घटा अरे अरे थर्ड विल बी द आंसर, घटाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेस तो आपको पता है नहीं तो तत्काल इसको मैं काट ही देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेस तो पता है नहीं, ठीक है। स्ट्रेस मतलब कुछ नहीं है, जस्ट प्रेशर के जैसा ही होता है। प्रेशर होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी वही होता है, बता ही देते हैं, छोटा मोटा चीज़ है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, m1l1 t-2, एरिया l2 यानी m1l-1 m1l-1 t-2 यानी फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। m l-1 t-2, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, वही होता है। स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ इतना एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। आइए सॉल्व करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट इतना है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। पिच को मान लिया x, सर्कुलर डिविजन्स 50 है, लीस्ट काउंट 0.01 है, 0.01 इक्वल टू x अपॉन 50, तो यानी x मेरा कितना हो जाएगा, 5, 0.5, 5 नहीं 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट, ये सारे फार्मूले मैंने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये तो पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता है। द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली, इसका तो ऑप्शन फर्स्ट आया था 2.91 है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी सॉल्व कराया था सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं। 1 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 डिग्री हुआ, इसको फिर रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं कैलकुलेशन का गेम कैसे सिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई कर दिया 10800 आएगा, किसी को कोई दिक्कत, 1800 के 108 होता है। 3.14 डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 1.0800 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को मैं 3.14 डिवाइडेड बाई 1.08 इंटू 10 की पावर -4 लिख दूं, लिख सकते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ऑलमोस्ट 3 गुना टाइम्स में कटेगा, यानी 3 इंटू 10 की पावर -4 आंसर होना चाहिए। 2.9 ये 3 के सबसे क्लोज है, ठीक है। 5 तो होगा नहीं, ये भी 5 है ना, ये तो बाकी होगा नहीं, तो है ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं कि परफेक्ट भाग करने बैठ गए 314/108, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना करने का। टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। यार ये भी है ना कैलकुलेशन वाला ही सवाल है, तो भैया मीटो यार, ठीक है। सबका अब रेशियो निकालना पड़ेगा, 1.25 है, कोई निकालना ही पड़ेगा, ऐड करते हैं, ठीक है। यहीं से ऐड कर दें, 8 1 9, 9 7 16, 4 20, 5 25 के 5 हाथ में 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 का 2 हाथ में 1,
ये 5 एक 6 यानी 6.25, 5 ही है ना तो 5 यानी ये आएगा 1.25। क्या आ गया मेरा? ट्रू वैल्यू आ गया, यानी AM आ गया, ट्रू वैल्यू आ गया। अब एरर निकालेंगे, 1.25 है पहले वाले में तो 0, दूसरे वाले में कितना आएगा? 0.001 का, 0.01 का, ठीक है 0.01। तीसरे में क्या आएगा? 0.02 का आएगा। चौथे में क्या आएगा? 0.04 का आएगा। और तीसरे में 0.03 का आएगा। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी 0.1/5 है ना, यानी 0.002, 002 नहीं, इसको करेंगे तो 0.2 यानी 0.02 आएगा। ठीक है, ये मेरा एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर, आई मीन फाइनल एरर। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन? ये इसी को अब सॉल्व कर देना है। 0.02/1.25, ये 100, इधर भी 100, मल्टीप्लाई में भी 100, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। ठीक है, 5 से गया, 25 से ले जाएंगे 5, ये 4, ठीक है, 4 दूनी 8/5 यानी 1.6%, 1.6%, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सवाल खुद से कर लोगे यार, है ना, है ना, ये एकदम मतलब मैं ऐसे सवाल मतलब क्या इसमें कुछ नया है ही नहीं, बार बार 3 को बताते हैं, इनको फंडामेंटल मानो, डायमेंशन पूछ देते हैं किसी तीसरे चीज का। एनर्जी का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, आओ भैया, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? वर्क, वर्क क्या होता है? M1L2T-2। ठीक है, चाहिए किस में फोर्स में चाहिए। ठीक है, चेक करना तीनों पड़ेगा। ठीक है, तीनों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? M1L1T-2, इस पे मान लिया A। एक्सेलरेशन है L T-2, इस पे मान लिया B। उसके बाद क्या है? टाइम है, इस पे मान लिया C। सॉल्व कर देते हैं अब। एम ए का वैल्यू 1 आएगा, यहीं से दिख रहा है। बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, एल का ए, वहाँ पे जाएगा बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2। ए मेरा 1 है तो बी भी मेरा 1। भाई साहब 3 ऑप्शन है, टी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, A1 B1 टी निकाल देते हैं। टी मेरा -2 है, यहाँ से वहाँ से -2 भी प्लस सी इक्वल्स टू -2। ये -2, ये -2 प्लस सी इक्वल्स टू -2, सी मेरा +2, यानी थर्ड विल बी द आंसर, है ना, FA और T का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रू गॉज गिव्स द, आवाज़ जा रही है ना भैया, दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है ना? हाँ, चलिए, आवाज़ भी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. मेन स्केल रीडिंग इतना, सर्कुलर स्केल रीडिंग इतना, गिवन दैट, मीटो यार, given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale, the diameter of the wire from the above data is। मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स हैं। गिवन दैट 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale। 1 millimeter on the main scale corresponds to, यानी पिच 1 मिलीमीटर है वो, यानी लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, रीडिंग निकाल देते हैं। 0 MSR की रीडिंग है, सर्कुलर रीडिंग 52 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.52, यही होगा ना, 0.52। ठीक है, यानी 0.52 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में है तो 0.052 सेंटीमीटर, फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो एक और है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E/G हैज द डायमेंशंस ऑफ, है ना। आइए, एनर्जी क्या होता है?
M1L2T-2 G क्या होता है? निकाला था इधर कहीं आसपास G का। हाँ निकाला है, निकाला है। M-1L3T-2, M-1L3T-2, ठीक है। T वाला तो कैंसिल, ये M ऊपर जाके 2 आएगा और L-1 आएगा। M2L-1 यानी फर्स्ट विल बी द आंसर। M2L-1 और T पे 0, T कुछ बचा ही नहीं, सो फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें अब। द डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, ये भी रहने दीजिए, ये क्लास 12 की फिजिक्स आनी चाहिए इसके लिए। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, यूनिट्स होती हैं डायमेंशंस नहीं होती, फोर्थ ऑप्शन। तो डायमेंशंस इतना बिलोंग टू, ये भी छोड़ दीजिए, आपको पता नहीं है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना, राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सेज, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 मिनिमम होना चाहिए, यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला आंसर। इसमें तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, थर्ड विल बी द आंसर, क्योंकि उसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो फिर क्या ही मतलब है ना, इतना डिटेल में पढ़ाने का। लिस्ट मैच करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो अभी निकाला था, ए का सेकंड। भाई साहब 3 ऑप्शन है, अच्छा ए का सेकंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे क्वेश्चन में एक और ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है, छोड़िए ये सब सब छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एक और ट्रिक सिखाता हूं मैं आप लोगों को अभी, ठीक है। जब भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आया, आप ऑप्शन देखो। मैं मान लेता हूं इसमें कुछ नहीं आता, मान लेते हैं कि किसी को इसमें से कुछ भी नहीं पता, तब पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है, क्या मैच करना है, कुछ पता नहीं। ऑप्शन से कैसे साइकोलॉजिकली आंसर कैसे आएगा चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है, साइकोलॉजी सीखते हैं। आइए देखेंगे ध्यान से। दिख रहा है ना ये ऑप्शंस वगैरह सारे के सारे? हाँ दिख रहे हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो ए में सेकंड ऑप्शन 3 बार है, यहाँ पे भी ए का सेकंड, यहाँ पे भी ए का सेकंड, यहाँ पे भी ए का सेकंड, यानी ए का तो सेकंड होगा, ये बात श्योर है, क्योंकि ए में 3 जगह सेकंड ऑप्शन है, यानी ए का सेकंड ही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट बी में देखेंगे, यहां पे भी फोर्थ, यहां पे भी फोर्थ, यानी 2 ऑप्शन, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट करें ना उसका आंसर वही होता है। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो बी का मेरा फोर्थ। सी में देखेंगे, सी में फर्स्ट ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ, यानी सी का मेरा फर्स्ट आएगा। डी में देखेंगे, डी में मेरा थर्ड 3 बार, यानी डी का मेरा थर्ड आएगा। अब मैच कर लीजिए भैया, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, फर्स्ट विल बी द आंसर। भरोसा नहीं है, मैं आपको चेक करा देता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है M-1L3T-2 यानी ए का सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी ही है, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? जो वर्क का होता है, वर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी M1L1T-2 इंटू वैल्यू, यानी ML2T-2, यानी इसका फोर्थ आएगा, बी का फोर्थ। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, छोड़िए अभी, ग्रेविटी पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। ये दो तो पता चल गया ना, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो होता है वो L2T-2 होता है, ठीक है। तो सी का फर्स्ट हो गया और डी का थर्ड हो गया, ठीक है। आई होप किस किस को क्लियर। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जस्ट, इसका डायमेंशन जस्ट एक्सेलरेशन के बराबर होता है। देखिए मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन के जैसा दिख रहा है। ऑप्शन आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो कैसे किया? साइकोलॉजी से खेला, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सीधे चेक करना है कि सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा रिपीट कर रहा है, वही आंसर करना है, सीधे आंख मूंद के खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस, ये सवाल छोड़ दीजिए, अभी हम लोगों से नहीं होगा, इसको छोटा कर देते हैं।
हाँ, इसका आंसर कितना आ गया? फर्स्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ये सवाल हमें करना नहीं है अभी, क्योंकि आएगा भी नहीं। व्हेन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गॉज कंप्लीट्स 2 रोटेशंस इट कवर्स 1 मिलीमीटर। 2 रोटेशंस में 1 मिलीमीटर जाता है, यानी पिच कितना हो जाएगा? अरे भैया मिटो, पिच मेरा कितना हो जाएगा? पिच 1/2, 1/2 मिलीमीटर। द टोटल नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इतना। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन, यानी 1/2/50, यानी 1/100 मिलीमीटर। है क्या? इन मीटर पूछा है। अच्छा, यानी 10⁻⁻² मिलीमीटर था। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻²। मिली का मतलब होता है 10⁻³ यानी 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये ऑप्शन भी, 10⁻⁻5 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट। द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम मेथड एम्प्लॉयज, ये तो बन जाएगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम मेथड एम्प्लॉयज द फॉर्मूला इतना। हाँ, सही बात है। द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, इन द वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? कांस्टेंट का तो कोई मतलब है नहीं, यानी डेल्टा एल अपॉन एल, माइनस में नहीं प्लस में ना, यानी फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर एज, जो प्रेशर का होता है ना, ये भी है ना, नहीं ही होगा आप लोगों से। यंग्स मॉडल सब ये सब तो पता नहीं है, ये भी क्वेश्चन छोड़ ही दीजिए। ठीक है, 26 क्वेश्चन भी छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर है वो चीज़ आप लोगों को पता ही नहीं है। इसका आंसर होगा वही थर्ड वाला, यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, वो पता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी एज, जी में परसेंटेज एरर, भाई साहब निकालना पड़ेगा। एल का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? 0.1 निकालते हैं। एल का कितना होगा? 0.1/10 इंटू 100 करेंगे, यानी ये तो हुआ 1% प्लस। टी का क्या करेंगे? 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी 1/100 इंटू 100, यानी ये होगा 2%, यानी 3% विल बी द आंसर। अ मेटल वायर हैज मास इतना, रेडियस इतना, लेंथ इतना, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। डेंसिटी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास में एरर कितना है? 0.002/0.4, ये पॉइंट हटाया, नीचे 1000, ऊपर 10 इंटू 100, यानी 1000 से 1000 कैंसिल, यानी 1/2, यानी 0.5% इसका आया। ठीक है, मास का आ गया। क्या पूछा है? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? πr²L। सिलेंडर है ना, मेटल वायर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? πr²L होगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पढ़ा था ना 10वीं क्लास में, πr²L होता है। ठीक है, तो आर रेडियस कितना है ये, इसका एरर निकालेंगे। इसका एरर निकालेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा तो 2/3% आएगा, यानी प्लस 2/3%। ठीक है, एल लेंथ कितना है मेरा? 0.02 है, 0.02/5 कर देंगे, यानी 2/5% आएगा, यानी प्लस का 2/5%। अभी सबको ऐड कर दो भैया। ठीक है, ये मेरा 1/2 था, प्लस 2/3 है, प्लस 2/5 है, सबको ऐड करेंगे। 5 3 15 दूनी 30, ये 15, ये 10 दूनी 20, प्लस 6 दूनी 12, तो ये 35 और ये 47/30, 1.5 से ज़्यादा, यानी 1.6। ठीक है, 1.6% विल बी द आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज एरर,
रैंडम एरर होते हैं वो। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर यील्डेड इतना। द मीन डायमीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। क्या बात है यार, 3.33 है 2 बार, 3.32 भी है 2 बार, ठीक है, और एक बार 3.34 है, ठीक है। तो 3.32 और 3.33 का वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ आएगा। ध्यान से देखेंगे इसको, क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 बार 3.32 है ना, और 2 बार 3.33 है। इन चारों का मैं मीन निकालूंगा तो 3.325 आएगा, ठीक है, यानी इन दोनों 3.32 से ज़्यादा आएगा वैल्यू, ठीक है। एक बार और 3.34 ऐड करेंगे और तब मीन निकालेंगे तो उससे भी ज़्यादा, यानी 3.33 विल बी द आंसर। 3.33 और उसे सिग्निफिकेंट फिगर में लाना भी है तो 3.33 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। रेसिप्रोकल ऑफ मास किस में होता है? एंगुलर मोमेंटम में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में होता है। भूल तो नहीं गए? इसका क्या होता था, m-1 L3 T-2 ऐसा होता है ना, तो देखिए m-1 में है, ठीक है। तो आई होप एक्सरसाइज 2 भी खत्म। इसी के साथ अब आता है आपके हॉट क्वेश्चंस, है ना, एनालिटिकल क्वेश्चंस बोल लो, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बोल लो, जो बोलना है बोल लो, क्वेश्चन सॉल्व करना बस, ठीक है। चलिए, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी इतना। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू, आओ भैया वही मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं 1 न्यूटन को चेंज कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो 1 न्यूटन, m1 मेरा क्या होता था, केजी, ग्राम में चेंज कर लेते हैं ना, केजी ही लिखते हैं अभी। केजी चेंज किस में करना है, 10 ग्राम वाले में, ठीक है। फोर्स है तो m1 होता है, एल के मीटर होता है, चेंज किस में करना है, 10 सेंटीमीटर वाले में। फोर्स है तो ये भी L1 होता है। टाइम मेरा अभी सेकंड होता है, चेंज किस में करना है, 0.1 सेकंड वाले में। ये कितना होता है, -2 होता है। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए भैया। 1 × ये 1000 ग्राम बटा यानी 100 आएगा इधर, ये 100/10 यानी 10 आएगा इधर, ये 10 का पावर -2 यानी 1/10 यानी 100, यानी ये आएगा मेरा 10, ठीक है। वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता था, N1 U1 = N2 U2। अब कुछ लोग यहाँ पे सीधे 10 न्यूटन टिक करेंगे, 10 आ गया न्यूटन, 10 न्यूटन, आंसर गलत भैया। आपसे वैल्यू नहीं पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा है, यूनिट पूछा है आपसे, U2 पूछा जा रहा है, N2 नहीं। आपका N2 आया है इतना, ये मैंने 1 न्यूटन माना था, N2 मेरा 10 आया है, U2 पूछा जा रहा है, तो U2 मेरा कितना हो जाएगा, 1/10 न्यूटन, डैट मीन्स 0.1 न्यूटन विल बी द आंसर फर्स्ट। इसीलिए ये हॉट क्वेश्चंस हैं, है ना, क्योंकि 10 न्यूटन बहुत बार बहुत लोग सॉल्व करेंगे, 10 न्यूटन आएगा उनको, वही टिक भी करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड बाय दिस द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज। भाई साहब करो भैया, ऐड करो, 2 1 3 और 3 9 3 12, 8 2 सॉरी 12 है ना, तो 8 1 9 7 16 4 20 5 25 6 31 का एक हाथ में लगा, 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13.12 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब 13.12/5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 छके 30, फिर 5 दूनी 10, 2.624, 2.624 आएगा, ठीक है। अब सबको घटाना भी है, घटाएंगे
2.624 है ना, तो इसको घटाया 2.63 को घटाया, पहले 2.63 को घटाया तो कितना आएगा 4, ये आएगा 9 है ना, घटाएंगे तो ये 0 पॉइंट है ना, ऐसा कुछ आएगा 0.94 वगैरह आएगा है ना, यानी 0.1 के आसपास आंसर आता हुआ दिख रहा है हमको, 0.1 के आसपास। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें किसी में, है ना, 0.1 या 0.1 नहीं 0.11 है ना, दो दो सॉरी 3 डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लाना है ना आंसर, तो 0.11 के आसपास आना चाहिए आंसर। आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं उतना नहीं कर रहा, ठीक है, आंसर ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, काफ़ी इजी है, हटा करके मीन निकालना है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आंसर ये आना चाहिए। द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप आर इतना, द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम। सॉल्व करना पड़ेगा। 0 पॉइंट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है ना, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ये 10 यानी इधर का तो 1% प्लस 1% ही आएगा ना, 0.1/10 किया तो 100 हो गया। हाँ ठीक है, 1% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो ये कितना 0.01/1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये भी 1% आएगा। क्या बात है। हाइट निकाल देते हैं अब, वो कितना आएगा। अच्छा, परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो एरर रिलेटिव एरर पूछा है, द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन दिस वॉल्यूम इज, परसेंटेज एरर नहीं पूछा, तो परसेंटेज में नहीं, ये केवल कितना 0.01 का एरर, यहाँ पे भी 0.01 का एरर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे वाले का निकालेंगे 0.001 डिवाइडेड बाई 0.1, ऊपर 10 नीचे 1000, यानी इसका भी आएगा 1%, यानी 0.01, यानी 0.03 प्लस माइनस के साथ, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट विल बी द आंसर। परसेंटेज में नहीं पूछा था इसलिए वैसे ही रहने दिया, रिलेटिव में ही रहने दिया। द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विथ अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट इतना, इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट इतना, गिवन द लेंथ इज 5, डायमीटर इज इतना, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विल बी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, रेडियस दिया हुआ है नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस को क्या डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल हो जाएगा। ठीक है, पाई/4 कांस्टेंट, इससे तो कोई मतलब है नहीं। रहा मेरा D2L, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम विल बी डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, साथ में डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा D कितना होगा, डायमीटर में चेंजेस कितने हैं 0.01 का ना। ठीक है, तो ये हाँ 0.01 डिवाइडेड बाई 4, नीचे गया ये 100, इधर भी आएगा ये 100। ठीक है, तो 100 कैंसिल, प्लस में मल्टीप्लाई में नहीं प्लस में, ये फिर प्लस में आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, यानी 0.1/5 इंटू 100, ये यहाँ से, तो इधर आएगा ये कितना, आई थिंक 1/2%, प्लस उधर आएगा ये 2%, यानी 2.5% विल बी द आंसर, है क्या, हाँ 2.5% विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम वर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये कर लेना यार। ठीक है, ये कर लेना आप लोग। डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास विल भी कर लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर्स, वॉट इनटू सेकंड, ये सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, पावर इनटू टाइम, ये भी पावर इनटू टाइम है।
ठीक है, पावर इनटू टाइम, ये भी पावर इनटू टाइम है, ये एनर्जी इनटू टाइम है, ये अलग है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव, ये भी वही होता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा ईवी का, है ना, ठीक है, इसलिए वो नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस, ये तो अभी नहीं होगा, छोड़ दो। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज इतना, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, देन द डायमेंशन ऑफ बी आर सेम एज दैट ऑफ। कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से, ये तो कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, डायमेंशनलेस होने का मतलब है एंड वी आर कांस्टेंट, तो हमें बी का डायमेंशन पूछा है, यानी बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डायमेंशनलेस होगा, यानी m0 l0 t0 होगा। लैम्डा मेरा होता है लेंथ, यानी ये l2 है, तो ऊपर भी l2 होना चाहिए, तभी तो ये 0 होंगे, कट कुट के। l2 होने का मतलब कि बी का डायमेंशन मेरा एरिया के जितना होना चाहिए। l2 मतलब क्या, लेंथ इंटू लेंथ यानी एरिया। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड g आर रिस्पेक्टिवली, g का तो ये होता है -1, तो इसका ये होगा, और कोई मैच नहीं ना कर रहा जी का, हाँ नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। और वायर है जो मास इतना, रेडियस इतना, लेंथ इतना, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास में एरर कितना होगा 0.003, नहीं नहीं एग्जिट नहीं करना है, कैसे दब गया था, खैर छोड़िए। जी, मास में एरर कितना होगा 0.003 अपॉन 0.3, नीचे 1000, ऊपर में 10, मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी ये 1% का एरर मास में। रेडियस में भी 1% का, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में होता है पाई आर स्क्वायर एल, तो मास का आया 1%, इसका रेडियस का आएगा कितना 1%, यानी 2%। लेंथ का कितना आएगा 0.06, 0.06 अपॉन 6, इसका भी 1%, यानी 2 1 3 1 4%। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी विल बी 4%। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time। ये क्वेश्चन हो सकता है, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस 9th क्लास के कॉन्सेप्ट लगेंगे। इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, यानी हमें केवल L चाहिए। He uses this data to estimate G, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage errors in the measurement of the distance and the time are even and into the percentage error in the estimation of G is, है ना, एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्रेविटेशन के फील्ड में बोले तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट यानी ये तो 0 खत्म, यानी S इक्वल टू हमें हाफ जी टी स्क्वायर को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, G में पूछ रहा है तो G इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन S हो जाएगा। ठीक है, अब if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are, distance में मेरा E1 है, टाइम में मेरा E2 है, तो ये 2E2 प्लस E1 आएगा, 2E2 प्लस E1, फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन इज X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन 1 MSD equals to X centimeter, n divisions of vernier scale NVSD equals to n minus 1 MSD, n minus 1 MSD, तो 1 VSD मेरा क्या हो जाएगा n minus 1 अपॉन n MSD के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट काउंट पूछा है, लिस्ट काउंट निकाल देते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, यहाँ से 1 MSD की वैल्यू कितनी X,
माइनस n-1/n × x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 1 - n + 1/n 1, अरे सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे बचेगा n - n + 1/n, ठीक है। n कैंसिल, यानी x/n विल बी द आंसर, थर्ड विल बी द आंसर, x/n, ठीक है। सारे क्वेश्चंस डन। तो आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा, और जिस स्पीड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, जिस स्पीड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर उसी स्पीड से आपने भी किया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रह गए जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए, जिन पे क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे, जब फिजिक्स और अच्छे से आ जाएगा। तो टिल देन थैंक यू, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर एंड सी यू सून, ठीक है। इसका अगला लेक्चर होगा हम लोगों का काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स हम लोग शुरू करेंगे। बट टिल देन मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।